Hello students, welcome to CUET by Supergrads. This is Nishila Herbar एंड हम जो है क्रिमिनल लॉ स्टार्ट कर चुके थे। उसका पहला लेक्चर जो है हो चुका है। उसमें अपन ने देखा कि क्राइम क्या होता है, ठीक है, उसके एसेंशियल्स क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। आज जो है अपन और क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के क्रिमिनल लॉज है इंडिया में, क्या उसका प्रोसीजर है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद कि क्रिमिनल लॉ बेसिकली है क्या। तो क्रिमिनल लॉ में ना तीन तरह के मेजर लॉज जो आते हैं वो कौन से हैं। एक अपना आईपीसी हो गया, इंडियन पीनल कोड। दूसरा हो गया अपना सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एंड थर्ड है अपन का इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो क्रिमिनल लॉ जो है इसमें अपन को पता चलता है कि ये सारे एक्ट को अपन देखें और इनके ऑब्जेक्टिव्स देखें कि इसमें दिया क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलता है कि क्रिमिनल लॉ में बेसिकली ये सारी चीजें जो है मेंशन्ड है। क्या चीज है, पहले तो वो डिफाइन करता है वेराइटी ऑफ क्राइम्स, ठीक है। आपको क्राइम्स बताएगा कि किस तरह के जो है क्राइम्स है, कौन सा क्राइम है, उसके एसेंशियल्स बताता है। फिर नेक्स्ट क्या है, उसी क्राइम्स के नीचे आप जनरली देखोगे कि उसी एक्ट में जैसे आईपीसी है उसमें क्राइम को डिफाइन भी किया गया है और प्लस क्या बताया है उसमें पनिशमेंट भी बताई गई है, जो भी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्राइम को डिफाइन किया गया है, उसका पनिशमेंट बताया है। एंड लास्ट में क्या है, चलो क्राइम तो कमिट हो गया या कोई ऑफेंस कमिट हो गया, बट इस केस का जो है किसी को पनिशमेंट दिलवाना है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। आप कहाँ जाओगे, पहले पुलिस के पास जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे कोर्ट आपकी बातें सुनेगा और कैसे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो पूरा चीज है, ठीक है, जो पूरा प्रोसीजर बताता है अपन को, वो कहाँ बताता है, सीआरपीसी में। तो इस वजह से बोला जाता है कि क्रिमिनल लॉ में क्या है, ऑफेंसेस को डिफाइन भी किया गया है, उनके लिए अप्रोप्रिएट पनिशमेंट भी बताई गई है, प्लस एक पूरा अच्छे से इन डेप्थ थरो जो है आपका इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, इस तरह का पूरा जो है प्रोसीजर बताया गया है कि आपको कैसे कोर्ट को अप्रोच करना है, किसके थ्रू अप्रोच करोगे, ये सारी चीज जो है बताई गई है। ओके, सो नेक्स्ट जो है अपन सोर्सेस देख लेते हैं। जो क्रिमिनल लॉ अपने इंडिया में जो है उसके क्या सोर्सेस है, कहाँ से आ रहा है ये क्रिमिनल लॉ। तो बेसिकली अपना एक तो आईपीसी है, जो मैंने बताया कि वहां पे क्या डिफाइन कर रहा है, वो क्राइम वगैरह डिफाइन कर रहा है, वहीं पे उनको पनिशमेंट भी बता रहे हैं उनकी कि किसी क्राइम की कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है, आईपीसी से। नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें जैसे कि नाम में ही लिखा है कि एक प्रोसीजर है, ये एक्ट के नाम, ये कोड में ही लिखा है कि एक प्रोसीजर है। तो ये पूरा आपको बताएगा कि कैसे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है आपके अगेंस्ट या किसी भी और पर्सन के अगेंस्ट, तो आपका क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है आपको जस्टिस लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। आप हर जगह सुनते हो कि एविडेंस चाहिए, एविडेंस बताओ, प्रूफ बताओ कि मैंने ये जो है क्राइम कमिट किया है, राइट। तो वो एविडेंस कैसे आप जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे, कैसे आप जो है लेके आओगे चीजें, तो वो सारा जो प्रोसीजर है, जो डिटेल्स है, वो कहाँ बताई गई है, वो बताई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। एंड सिमिलरली चलो आईपीसी में तो कुछ ऑफेंसेस डिफाइंड है, ठीक है। उसके अलावा भी कोई एक्ट्स है क्या जहां पे क्राइम वगैरह बताया गया है या ऑफेंसेस बताए गए हैं। तो यस, वहां के लिए आता है स्पेशल क्रिमिनल लॉज, जैसे कि अपना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, एससी एसटी जो है प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट हो गया। इस तरह की जो चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग साइबर क्राइम्स के लिए अलग जो है आईटी एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस तरह के जो है मल्टीपल जो है एक्ट्स वगैरह आपके लिए आए हैं, जो कि स्पेसिफिकली किसी एक डोमेन को जो है उसके ऊपर बनाए गए हैं या कुछ स्पेसिफिकली ऑफेंसेस पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने मेन सोर्सेस हैं ऑफ क्रिमिनल लॉस इंडिया में। अब जो है अपन को इसमें भी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का जो है एक ओवरव्यू लेना जरूरी है कि कहाँ पे ये किस तरह से जो है ऑफेंसेस डिफाइन कर रहे हैं, कितने ऑफेंसेस है, इस तरह की सारी चीजें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन पीनल कोड से, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो है इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। देख रहे हो आप, काफी पुराना जो है एक्ट है। यहाँ पे जो ये लिखा रहता है ना, इसका ईयर लिखा रहता है कि ये एक्ट जो है कब आया, कब बनाया गया। अब जो है ये पास हुआ था 1860 में, 1860 में इंडियन पीनल कोड को पास कर दिया था। बट फिर भी पास करना या ना कि उसको जो है प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी।
आपको पता है एक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखा होगा कि किस तरह से एक लॉ बनता है, एक बिल पास होता है, उसको जो है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास किया जाना होता है, फिर उनको जो है लास्ट में प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है और फिर जो है वो उसको एनफोर्समेंट में ला सकते हैं, राइट। तब उसको माना जाता है कि वो बिल जो है वो पास हो गया, वो एक्ट बन गया है। तो ऐसे केस में ये कब पास हुआ था, 1860 में जो है इंडियन पीनल कोड पास हुआ था, और इसके एनफोर्समेंट में आप देख रहे हो 1862 तक ये जो है एनफोर्स हुआ था। अराउंड 1.5 से 2 साल जो है इसको लग गए थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ड्राफ्ट कब हुआ था, ये ड्राफ्ट और कैसे हुआ था, ये बहुत सारे जो है ना पीनल कोड्स जो दूसरे हैं, जो एग्जिस्टेंट पीनल कोड्स थे उस टाइम, तो उनके बेसिस पे आईपीसी जो है बनाया गया था, उनसे इंस्पायर होके, उनके आइडियाज लेके। तो जैसे क्या था, एक फ्रेंच कोड है अपना, ठीक है, उसका लिया था, एक यूएस का कोड है। तो ये जो कोड्स हैं इनको रेफर करते हुए, इनसे इंस्पायर होकर अपन ने जो है आईपीसी बनाया था। नेक्स्ट क्या है, ये सारे स्टेट्स में जो है एप्लीकेबल है, सारे स्टेट्स में लगेगा अपने इंडिया के। पहले जो था जम्मू एंड कश्मीर में जो था, उनके लिए उन्होंने अपना एक अलग ही जो है पीनल कोड बना के रखा था, ठीक है। तो वो पहले यहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, बट 2019 के बाद से जो है चेंजेस किए गए हैं। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे 23 जो है इसमें चैप्टर्स है, और 511 जो है इसमें सेक्शंस है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, तो आप देख सकते हो कि 500 प्लस जो है इसमें सेक्शन है, तो कितने सारे इसमें ऑफेंसेस जो है, एक जनरल ऑफेंसेस कितने सारे आपको बता दिए गए हैं। अब जो अपना आईपीसी है वो क्या है, वो एक सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है, वो प्रोसीजरल लॉ नहीं है। अब प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है वो जनरली अपने क्या है, ऑफेंसेस डिफाइन करता है, कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है, उस तरह की चीज क्या होती है, अपनी सब्सटैंटिव लॉ होता है, ठीक है। जैसे अपना आईपीसी हो गया, उसमें आपके ऑफेंसेस बताएं कि किस तरह के ऑफेंसेस होंगे, क्या पनिशमेंट होगा, ये क्या है, एक सब्सटैंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ भी अपन इतनी टाइम से जो है बात कर रहे थे कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो भी आपको जो है आपको बताया गया है कि इस तरह का क्राइम होता है या कोई भी राइट्स वगैरह जो बताए जाते हैं, तो उस चीज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कहाँ से जो है अगर वो इनका इन्फ्रिंज होता है तो आपका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस कोर्ट को अप्रोच करोगे, ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ बताई जाती हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना हमेशा कि एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए जाएंगे, तो इस वजह से उस तरह के लॉ क्या होते हैं, प्रोसीजरल लॉ। तो अपने क्रिमिनल लॉ में जैसे आईपीसी अपना जो है सब्सटैंटिव लॉ है, तो वहीं पे जो सीआरपीसी है उसमें पूरा जो है प्रोसीजर बताया गया है, दैट्स व्हाई वो प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। ये डिफरेंस समझा। अब जो है अपन नेक्स्ट देखते हैं सीआरपीसी के बारे में। तो सीआरपीसी जो है 1973 में सीआरपीसी आया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि एक प्रोसीजरल लॉ है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक मैकेनिज्म आपको बना के दिया है इसने, किस चीज का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इस तरह की चीजों की बात की गई है, ठीक है। ये सारे जो टर्म्स है अभी आपको आगे जाके समझ आएंगे कि ये क्या है। तो बेसिकली आपको जो है पूरा मैकेनिज्म बना के दिया है सीआरपीसी में कि आपको जो है कैसे जस्टिस दिलाना है अगर आपके साथ कोई भी क्राइम कमिट हुआ है तो। अब जो इसमें जो है सीआरपीसी में है ऑफेंसेस भी कुछ जो है क्लासिफाई किए गए हैं कि किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं। तो जो मेजर जो यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई है वो ये 3 कैटेगरीज है, जो कि आ गया बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, cognizable non-cognizable offenses and compoundable and non-compoundable offenses। अब बेलेबल ऑफेंसेस क्या है, बेल, ठीक है। आप सुनते आ रहे होगे कि इसको जो है इसने क्राइम कमिट किया और ये बेल पे बाहर है, इस तरह का टर्म पहले सुना होगा, नया नहीं है। तो बेलेबल ऑफेंसेस क्या है, जहां पे आपको बेल मिल सकती है, ठीक है। आपको जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जाएगा, आपको जो है जेल में नहीं रखा जाएगा, किसी भी कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। आप जो है जब तक आपका ट्रायल चलता है, जब तक आप जो है कन्विक्ट जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या है, आप बेल पे बाहर हो सकते हैं। या बीच में कुछ लोग कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो भी बेल में बाहर आते हैं। बट बेलेबल ऑफेंस क्या है कि आपका जो है आप बेल पे उसके लिए बाहर जो है निकल सकते हैं। नॉन बेलेबल सिमिलर केसेस कि आपका जो है जहाँ पे बेल पे नहीं निकल सकते, जैसे उसमें लिखा हुआ है नॉन बेलेबल, तो तब नहीं आएगा।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नॉन बेलेबल किस उसमें नहीं निकल के जाना चाहिए, आपको जो है बाहर नहीं छोड़ना चाहिए वापस सोसाइटी में बेल पे। तो इस तरह के किस तरह के ऑफेंसेस होने चाहिए, कुछ सीरियस नेचर के होगा तभी वो जो है आपको बेल नहीं देंगे कि आप जो है सोसाइटी में मत जाओ, आप इस तरह के कोई और ऑफेंस कर सकते हो, किसी को जो विक्टिम जो है था उसको परेशान कर सकते हो, इस तरह की चीजें। तो ऐसे जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरह के उसमें जो ऑफेंसेस रहते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस रहते हैं। और बेलेबल कौन से हो गए अपने, कि जैसे कि छोटा मोटा कोई ऑफेंस कर दिया, थेफ्ट हो गया, हर्ट हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो क्या आएंगी, वो आपकी बेलेबल, उसमें आपको जो है बेल पे बाहर छोड़ा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है अपना बेसिकली कोई भी जो है सीरियस नेचर का जो ऑफेंस किया जाता है उसको बोला जाता है जनरली कॉग्निजेबल। इसमें इसको कैसे पता लगाया जाता है, इसमें बोला जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो रहेंगे जिसमें अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है, जो पुलिस करती है जनरली, ठीक है, आपको पता चलता है फॉर एग्जांपल किसी भी पुलिस वाले को पता चला कि कोई ऑफेंस हुआ है और उसको तो पता है कि किस तरह के ऑफेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं, तो अगर उस केस में वो अरेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिना किसी वारंट के। आपने सुना होगा कि अरेस्ट वारंट निकलते हैं, ठीक है, कौन देता है अरेस्ट वारंट, एक मजिस्ट्रेट जो है वो इशू करता है अरेस्ट वारंट, वो जो है उसमें पुलिस ऑफिसर को एक वारंट देगा कि आप जो है इस इंसान को अरेस्ट करके ले आओ। तो मजिस्ट्रेट ये चीज इशू करता है किसको, पुलिस ऑफिसर को जो है उसको देता है कि आप जो है इस इंसान को पकड़ के लेके आओ। तो ऐसे कुछ बहुत सीरियस ऑफेंसेस हो जाते हैं जहां पे ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है कि जाके पहले मजिस्ट्रेट के पास जाऊं, उससे वारंट लूं और फिर इसको अरेस्ट करूं, तब तक ये इंसान भाग जाएगा। बहुत सीरियस नेचर का ये केस है, ठीक है। तो ऐसे केसेस कौन से आते हैं, वो आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और नेक्स्ट जो होता है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहां पे आप बिना जो है वारंट के मजिस्ट्रेट के आप अरेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जो है ये डिफरेंस पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल क्या होता है कि आपको जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से पहले बताती हूँ कि जैसे आपने सुना होगा कि आपने जो है कभी ट्रैफिक लाइट जो है तोड़ दिया तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया। वो जनरली होता है आपने कुछ जो है कोई भी ट्रैफिक रूल जो है ब्रेक किया है, इस तरह की चीजें। तो वहां पे वो क्या करते हैं, या आप किसी जो है टिकट, आपने गलत टिकट लेके चढ़ गए हो या टिकट नहीं है आपके पास बस की, ट्रेन की, उस टाइम जो है आपको पकड़ लिया जाता है और बोलते हैं कि कहाँ पे। वैसे जो ऑफेंसेस रहते हैं जनरली उनमें क्या होता है, उनमें एक इम्प्रिजनमेंट वाली चीज भी दिया जाता है, मतलब कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है, पर वो आपको फाइन लेके छोड़ देते हैं, राइट। तो वो ऐसे कैसे कर पा रहे हैं कि जहां पे जो है पनिशमेंट ऑफेंस जो है आपका इम्प्रिजनमेंट और इस तरह की चीज दी है, पर वो आपको सिर्फ फाइन लेके जो है छोड़ देते हैं। वो कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सीआरपीसी में बताया गया है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात की है, ठीक है। जहां पे ऐसे केसेस होते हैं कि आपकी जो है पनिशमेंट एक लेसर पनिशमेंट पे जो आपको छोड़ा जा सकता है, थोड़ा सा और जो है कम चीज, जैसे फाइन लगा दिया, इम्प्रिजनमेंट है फाइन लगा दिया, इस तरह की चीजें जो क्या है एक यहाँ पे नेगोशिएशन हो जाता है, तो वैसे केसेस क्या होते हैं, कंपाउंडेबल होते हैं। अब कंपाउंडेबल में भी ना दो तरह के होते हैं, या तो आप जो है पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होती है तब आप कंपाउंड कर सकते हो, या कुछ ऑफेंसेस रहते हैं जहां पे आपको कोर्ट की परमिशन की भी जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही कंपाउंड कर सकते हो उस ऑफेंस को। तो इसमें भी ऐसे दो कैटेगरीज आती है जो कि आपकी सीआरपीसी में बताई गई है, पूरी लिस्ट है बताई गई ऑफेंसेस की। नेक्स्ट क्या है कि बहुत ज्यादा जो है सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनका जो है ऐसे लेसर पनिशमेंट में नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं है कि उनको जो है जेल भेजना जरूरी है, फाइन लगाना भी जरूरी है, इस तरह के। तो जो बहुत ज्यादा सीरियस केसेस होते हैं वो क्या आते हैं नॉन कंपाउंडेबल में, ठीक है। ये जो था तीन कैटेगरीज थी। अब नेक्स्ट जो है अपन एक बार देखते हैं, स्टेजेस देखते हैं। तो स्टेजेस इन प्रोसिक्यूशन एंड ऑफेंस जो है कौन सी स्टेजेस होंगे, मतलब आप कैसा जो है अक्यूज को प्रोसिक्यूट करोगे, कैसे उसको कोर्ट के सामने लाओगे, क्या होगा, क्या डिसीजन, चलो आपके अगेंस्ट जो है कोई ऑफेंस हो गया, अब क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, कहाँ से। तो जनरली सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। सबसे पहले आप जाते हो पुलिस के पास और एफआईआर लिखाते हो, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी आपके जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने का किसी भी अक्यूज के। तो सबसे पहले जो है आप एफआईआर करते हो पुलिस से,
है ना? कोई भी ऑफेंस होता है सबसे पहले पुलिस स्टेशन में भागते हो, कोई भी पुलिस होता है उसको बताते हो कि मेरे साथ यही ऑफेंस जो है हो गया है, एक एफआईआर लिखवाते हो। तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर पुलिस को लगता है कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस जो है कमिट किया है, आपको लग रहा है, उनको उनने आपकी बातें सुनी, ठीक है, आपके स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे पूरे, और उनको लग रहा है कि हाँ ये तो कुछ सच बोल रहा है, क्योंकि बहुत जगह क्या होते हैं, कोई फॉल्स एफआईआर भी कराते हैं, ठीक है, जिसका कोई केस बन नहीं रहा है पर जानबूझ के वो करा रहे हैं किसी को परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस जो है पहली स्टेज पे ही क्या है, ध्यान देगा, वो देखेगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या है, पुलिस आगे एक जो है चार्ज शीट बनाता है, ठीक है, जिसको अपन पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब ये कब बनाई जाएगी, ये अपन देखेंगे, ठीक है, बट एक बेसिक क्या होता है, एफआईआर नोट कराई जाती है पुलिस से, और पुलिस की जो अगर उनको लगता है कि कोई केस है तो वो ड्यूटी बाउंड होते हैं कि उनको जो है एफआईआर लिखनी पड़ेगी। वो मना नहीं कर सकती कि मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली जो है उनके पास जो है अपनी कंप्लेंट दे सकते हो कि मेरे साथ ये जो है क्राइम हो गया है, और मैं पुलिस के पास गया था बट उनने जो है मेरा एफआईआर लिखने से मना कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी पुलिस पे एक्शन वगैरह लिया जाएगा अलग से सेपरेटली, बट आप जो है डायरेक्टली तब मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो। तो ये जो है एक बेसिक चीज है। अभी अपन देखते हैं एक प्राइमरी स्टेज होती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पस होता है, ये स्टेज का, इसमें बेसिकली जो भी पुलिस ऑफिसर रहता है वो सारे एफर्ट लगा देता है किस चीज में, कलेक्शन ऑफ एविडेंस में। वो सारे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके जो है देख पता लगा सके कि ये सही जो है आपने बता रहे हो, जो सही केस है कि नहीं, सारे एविडेंस देखेगा कि किसी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें, तो वो यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट कर देता है। कैसे कलेक्शन होगा एविडेंस से, तो ये कुछ जो है सर्कमस्टांसेस कुछ बताए हैं कि इस तरह से जो है एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। जैसे सबसे पहले ही विल प्रोसीड टू द स्पॉट, जहां पे भी एविडेंस, सॉरी, जहां पे भी क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो स्पॉट पे जाएगा, पता लगाएगा। ठीक है, वहां से देखेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हुआ है तो वहां देखेगा कोई वेपन तो नहीं पड़ा है, वहां कोई खून पड़ा है कि नहीं, चीजें इस तरह की जो चीजें हैं वो देखेगा। तो वो पहले स्पॉट पे जाएगा, वहां पे चीजें इन्वेस्टिगेट करेगा। नेक्स्ट क्या है, ascertainment ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, और चीजें देखेगा कि और लोग आसपास कौन थे, कोई है जिसने ये देखा हो ये केस, इस तरह की चीजें और पता लगाने की कोशिश करेगा, और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की किस सर्कमस्टांसेस में हुआ होगा, ये सारी चीजें कैसे हुआ होगा, ये सारी जो है अपनी अपनी जो है थ्योरी वो लगाएगा, देखेगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट ऑफेंडर, जिसके भी अगेंस्ट जो है सस्पेक्टेड ऑफेंडर जो भी है, जिसके अगेंस्ट ये एक्यूजेशंस लगे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको अरेस्ट करके लाएगा, उसके स्टेटमेंट्स लेगा। तो ये सब भी क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा इन्हीं सारे तरीकों से, कोई वेपन मिल रहा है, कोई क्लॉथ मिल रहा है, ये सारी चीजें जो एक जनरल आप देखते रहते होगे, कभी भी आपने कोई भी जो है क्राइम शो देखा हो तो उसमें जनरली आप देखोगे पुलिस फटाफट पहुंचती है और ये सारी जो चीजें एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है ना, रखना स्टार्ट कर देती है, फिंगरप्रिंट्स लेना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्या, अब जितना भी वो एविडेंस कलेक्ट कर पाती है, कुछ दिनों में उसने क्या है सारा एविडेंस कलेक्ट किया, ठीक है, अब इस एविडेंस के हिसाब से पुलिस वाले का जो भी ओपिनियन बनता है, ठीक है, वो ओपिनियन पूरा उसका प्रॉपरली उसका रिपोर्ट बनाती है कि मेरे हिसाब से ये ऑफेंस हुआ होगा, ये जो है केसेस है, इस तरह का सारा जो है एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाती है। और वो रिपोर्ट किसको भेजती है, वो भेजती है रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट बना रही है ना, उसका नाम होता है पुलिस रिपोर्ट, या जिसको चार्जशीट भी बोला जाता है। अब जो है यहाँ पे अपन स्टेजेस देखते हैं, और तो जिसमें अपन ने देखा कि 3 तरह की स्टेजेस होती है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड इंक्वायरी। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन जब पार्ट होता है ना, इसके बाद अब जब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी तो मजिस्ट्रेट वो अगर देखेगा वो केस, वो रिपोर्ट देखेगा, उसको लगता है कि ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो कोई भी केस बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है, उसको वहीं पे जो है छोड़ सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसको लगेगा कि यार कुछ केस बन रहा है, तो वो क्या करेगी, वो जो है फर्दर कुछ इंक्वायरी कर सकती है मजिस्ट्रेट कि और पता लगाओ, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह का केसेस है कि नहीं, लोगों को बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है।
तो वो जो स्टेज आता है, जो इन्वेस्टिगेशन सॉरी ट्रायल करने से जो पहले स्टेज आता है, और फ्रेम सॉरी जो चार्जेस फ्रेम करने से पहले आता है, वो स्टेज क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंक्वायरी का स्टेज। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है ट्रायल। ठीक है। ट्रायल जो है, तीन तरह की ट्रायल बताई गई है। एक है वारंट ट्रायल होता है, एक समरी ट्रायल होता है, और एक समन्स ट्रायल होता है। तीन तरह के जो है मेजर ट्रायल्स बताई गई है। और एक और ट्रायल होता है जो सेशन कोर्ट करती है, वो कब करेगी, वो एक अलग चीज है, अभी अपन देखते हैं। तो तीन तरह की ट्रायल हो गए अपने, वारंट ट्रायल, समन्स, एंड लास्ट में समरी। ठीक है। अब इसके लिए पहले अपन को जानना होगा कि वारंट क्या है, समन्स क्या है, ये क्या बोल रही हूं मैं। तो जो वारंट केस है, वारंट केस किसको बोला जाएगा? उसके लिए वारंट ट्रायल होगा। समन्स केस होंगे, इसके लिए समर ट्रायल होगा। ठीक है। तो ये वारंट ट्रायल, वारंट केस क्या होता है? जब भी किसी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस रहता है, उसकी अगर पनिशमेंट जो है वो पनिशेबल है कितना, मोर देन 2 years है, ठीक है, डेथ पेनाल्टी तक जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट का उसको पनिश कर किया जा सकता है। तो वो कौन से केसेस होते हैं? वो होते हैं वारंट केसेस। और 2 साल से कम वाले जितने भी केसेस रहते हैं वो होते हैं समन्स केसेस। ठीक है। अब जो है इसमें वारंट केसेस में भी दो प्रोसीजर होती है। दो टाइप की प्रोसीजर बताइए। एक बताइए इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और दूसरी होती है इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट वाला जो आता है, जो अपन ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन में एक पुलिस रिपोर्ट बनी, पुलिस रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को सबमिट हुई। अब वो जो देखता है यहाँ पे, पुलिस रिपोर्ट देखेगा जो मजिस्ट्रेट, वो क्या कर सकता है? वो उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या डिस्चार्ज दे सकता है। ठीक है। वो डिस्चार्ज कर सकता है कि उसको कि नहीं, कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, छोड़ दो, कोई जो है इतने एविडेंस नहीं दिख रहे हैं कि लग रहा है कि कोई केस बना भी है, तो वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, कि पुलिस रिपोर्ट में जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है, बट अगर कोई भी चीज इंस्टीट्यूट हुई है अपॉन अ कंप्लेंट, तो मजिस्ट्रेट को जो है उस चीज का ट्रायल करना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ही इज बाउंड टू डू क्या बोलते हैं, स्टार्ट ट्रायल। यहाँ पे उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अपन स्टेजेस ऑफ ट्रायल देख लेते हैं कि ये जो ट्रायल थे, ये दोनों मेजर डिफरेंस देख लिया। अच्छा सॉरी, ये जो पीछे एक और चीज आती है, जैसे मैंने बताया था कि एक और केस आता है जो कि आता है सेशंस ट्रायल। ठीक है। सेशंस ट्रायल क्या है? ये सेशन कोर्ट करती है। और सेशन कोर्ट कब करेगी? जब उनको लगता है कि मजिस्ट्रेट को, जब लगता है कोई भी मजिस्ट्रेट के पास केस आया, या तो कंप्लेंट से आया है, या एफआईआर करके जो है पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया है, तो यहाँ पे अगर केस जो है वो देखते हैं मजिस्ट्रेट, और उनको लगता है कि इस केस में जो है 7 years से ज्यादा तक की जो है पनिशमेंट दिया जाना चाहिए था, इतना ग्रीवियस केस है या इतना सीरियस केस है। तो ऐसे जो बहुत ग्रीवियस या सीरियस केसेस रहते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो केस जो है भेज देगा या ट्रांसफर कर देगा, या इस तरह का बोलते हैं, वो किसको दे देगा? वो भेज देगा सेशंस कोर्ट को। ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग में हायरार्की देखी थी, अगर आपको याद है। ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट्स की भी हायरार्की देखी थी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे जो है सेशन कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट से ऊपर होती है। तो यहाँ पे उनको लगता है कि कोई ग्रीवियस ऑफेंस बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट किसको भेज देता है? सेशन कोर्ट को भेज देता है। वो कब भेजेगा? जब उनको लगता है कि 7 years से ज्यादा की है, यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है। या पनिशेबल है, यस ऑफेंस है, तो ऐसे केस में वो उनको भेज देगा। और फिर क्या ट्रायल चलेगा? वो सेशन कोर्ट वाला ट्रायल चलेगा। ओके। चलो, अब अपन जो है, अपन ने देख लिया यहाँ पे वारंट केस। ठीक है। अब अपन जो स्टेजेस ऑफ ट्रायल देख रहे हैं, वो एक स्टेजेस देख लेते हैं कि ट्रायल के क्या स्टेजेस रहते हैं। जैसे अपन ने इन्वेस्टिगेशन में देखा कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, अब जो है स्पॉट पे प्रोसीड करोगे, वो सब चीजें। अब यहाँ पे अपन जो है स्टेजेस ऑफ ट्रायल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और गिविंग ऑफ नोटिस। ठीक है। ये चीज क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में जो है, बेसिकली जैसे आपके पास पुलिस रिपोर्ट आती है, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पे जो है केसेस आपके जो है बन रहा है, चीजें बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा? जो मजिस्ट्रेट रहेगा वो पूछेगा आपको, जो है सारे आपके चार्जेस, जो एक्यूजेशन है ना, वो बताएगा कि इस तरह के आप पे एक्यूजेशन लगे हुए हैं। अगर वो इंसान जो है प्लीड गिल्टी कर लेता है, क्या कर लेता है? प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी यानी क्या होता है?
कि वो जो है अपना गुनाह यहाँ पे मान लेता है कि हाँ मैंने जो है ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। मैजिस्ट्रेट उसको बुलाता है, पूछता है कि आपके ऊपर ये एक्यूजेशंस लगे हैं, ये पुलिस रिपोर्ट आई है, क्या आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हो? सारे जो है उनको एक्यूजेशन समझाता है, सुन के बताता है। तो वो अगर बोलते हैं कि हाँ मैं प्लीड गिल्टी करना चाहता हूँ, प्लीड गिल्टी से बेसिकली क्या होता है, हो सकता है कि आपको लेसर पनिशमेंट मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे सच सच बता दिया है। तो उसका एक क्या बेनिफिट मिल सकता है कि हो सकता है जितनी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा कम कर दे कि आपने जो है सच सच बता दिया है। बस इसका यही फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पनिशमेंट जो है कंप्लीटली खत्म कर दी जाती है, इस तरह का कुछ नहीं होता है। बस आपको लेसर पनिशमेंट जो है मिल सकती है। अब इस केस में जब वो प्लीड गिल्टी भी नहीं करते, ठीक है, वो डटे हुए हैं जो अक्यूज है कि नहीं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अब जो है मैजिस्ट्रेट ऑफिशियल एक तो होते हैं जो पुलिस चार्जेस लगाते हैं कुछ चीजें कि ये ऑफेंस हुआ इस तरह के। अब यहाँ पे जो है मेन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी, ढंग से जो है सारी चीजें चार्ज करेंगे यहाँ पे कि किस तरह के ऑफेंसेस, चार्जेस यानी बेसिकली कि क्या क्या ऑफेंसेस किए वो बताना उनको ढंग से, ठीक है। पूरा हमने केस देखा, सारे कुछ एविडेंस जो लिए उसके अकॉर्डिंग आप जो भी केसेस बनते किस तरह के ऑफेंसेस हुए तो उस तरह के चार्जेस लगाएंगे। गिविंग नोटिस क्या होता है, गिविंग ऑफ नोटिस जैसे कि अपन देख रहे थे वारंट केस में जो है चार्जेस लगा रहे हैं, ऐसे ही सिमिलरली जो समन्स केस होता है, जो समन्स ट्रायल होता है उसमें क्या होता है, उसमें उनने बोला कि ये जो है ना फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की जरूरत नहीं है। उन्हें बोला आप चार्ज मत फ्रेम करो। चार्ज क्या होता है फ्रेम करना, एक जो है फॉर्मुलेशन, एक ढंग से जो है एक्यूजेशंस बता देना आपको रिटर्न फॉर्मेट में पूरे ढंग से, ठीक है। गिविंग ऑफ नोटिस क्या होता है, उनने बोला कि ये जो है स्पेसिफिकली ऐसे आपको चार्जेस बताने की जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्टली बस जो है अक्यूज को बुला के उसको बता दो, उसको एक नोटिस देके कि ये जो है आप पे एक्यूजेशंस लगे। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 साल से कम वाले लोगों को की पनिशमेंट होती है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था ना, यहाँ वारंट केस में क्या है, मोर देन 2 years वाले जो भी पनिशेबल होता है वो वारंट केस में आते हैं। तो समन्स केस में क्या आते हैं, जो वारंट केस में नहीं आते हैं, मतलब लेस देन 2 years वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं तो वो कहाँ पे आएंगे, समन्स केस में। तो क्योंकि लेस ग्रेविटी रखता है इस तरह का, तो इनने ट्रायल में भी जो है थोड़ा सा इनफॉर्मेलिटी कर दी। उन्होंने बोला कि ये जो है प्रॉपर फ्रेमिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, वो क्या है नोटिस देके भी बता सकते हैं कि ये जो है आप पे चार्जेस लगे इस तरह के। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अच्छा, ये जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं तब वापस जो है वो उनसे पूछते हैं प्रॉपर फ्रेम करने के बाद कि आपको लगता है कि आपने जो है आपको प्लीड गिल्टी करना चाहिए, आपने ऑफेंसेस किया। अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया ऐसा कुछ, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आगे जो है फिर एविडेंस वगैरह जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। एविडेंस रिकॉर्ड करना, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करना बेसिकली क्या होता है, जो भी प्रोसिक्यूशन साइड होता है, एक जो केस लेके आया है जो कंप्लेनेंट है वो क्या है, वो प्रोसिक्यूशन साइड है, और जिसके अगेंस्ट किया गया है वो कौन है, वो डिफेंस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन रहेगा वो क्या करेगा, वो अपने विटनेसेस बुलाएगा, उनके स्टेटमेंट्स लेगा, ठीक है, और एविडेंसेस वगैरह जो है दिखाएगा जो भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो है वो एविडेंस वगैरह देखेंगे। यहाँ पे जो है इस केस में वो विटनेस को बुला के जो है उनकी एग्जामिनेशन करते हैं। दो तरह की यहाँ पे भी एग्जामिनेशन बताई है। ये जो सेकंड है अपन इसको मान सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, एक जनरल अपन मान सकते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को बुलाता है, तो इसमें जो है एग्जामिनेशन करता है विटनेसेस की। और वो क्या होता है, दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ और दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है जो होता है री एग्जामिनेशन। तो ये तीन तरह का जो है एग्जामिनेशन होती है जिसमें विटनेस के जो है अपने स्टेटमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं। जो इंसान जिसने कंप्लेंट किया है वो इंसान का जो मतलब प्रोसिक्यूशन जो पार्ट है, अगर वो विटनेसेस को बुला के उनको एग्जामिन करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एग्जामिनेशन इन चीफ, चीफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेसेस को बुलाया है और उनने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, उस चीज का जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, दूसरी पार्टी, मतलब ये कौन करेगा, डिफेंस, ऑपोजिट पार्टी करती है ये,
ठीक है। और ये कौन करता है, जिस पार्टी ने उनको बुलाया है वो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी, दूसरी पार्टी जो है वहां पे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया रहेगी, जो भी उनकी विटनेस जो बोलेंगे उनको जो है रिबट करेगी कि नहीं, और जो है क्वेश्चंस पूछेंगी आड़े टेढ़े से, ताकि वो जो है अ, पता लग सके कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, स्टेटमेंट्स या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, री एग्जामिनेशन होता है। अगर एक क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और नई चीजें पता चलती हैं तो उस चीज का क्या कर सकते हैं, फिर से री एग्जामिनेशन करते हैं। री एग्जामिनेशन अगेन कौन करता है, प्रोसिक्यूशन करता है, ठीक है। चल, तो ये जो है 3 स्टेजेस थे अपने एग्जामिनेशन के। अब जो आता है नेक्स्ट, ये सारी एग्जामिनेशन वगैरह आ गई, अब इसके बेसिस पे जो है कोर्ट अक्विटल दे सकता है, ठीक है, कि वो छोड़ दे कि यह जो है यहाँ पे कोई भी अभी भी केस नहीं बन रहा है, सारे विटनेसेस को देख लिया है, सुन लिया, एग्जामिनेशन हो गया। दूसरा क्या कर सकता है, वो अक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है, मतलब उसको गिल्टी मान सकता है। अब ऐसे केस में यहाँ पे जो है जो मजिस्ट्रेट है वो अक्यूज से भी पूछेगा। अक्यूज से क्या पूछेगा कि आपके ऊपर ये एक्यूजेशंस लगे हैं, आप इस चीज को एक्सप्लेन करो कि ये क्यों एक्यूजेशंस गलत हैं। आप जो है अपना डिफेंस जो है अपना उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो भी एक्यूजेशंस लगे हैं उस चीज को एक्सप्लेन करो कि ये सही है कि गलत है, या आपकी साइड क्या आप बोलना चाह रहे हो। तो ये जो है मजिस्ट्रेट आपका जो है स्टेटमेंट लेता है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। और अगर इसके बेसिस पे अगर वो प्लीड गिल्टी कर देते हैं तो वहां पे कन्विक्शन हो जाएगा, बस लेसर पनिशमेंट मिलेगी। और अगर वो नहीं करते हैं इसके बाद भी, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है डिफेंस की तरफ का जो अक्यूज है उसके तरफ के एविडेंस अब आएंगे, ठीक है। अब जो डिफेंस है यहाँ पे वो अपने जो है एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा कि ये जो है मेरे साइड का केस है, मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं, इस तरह के जो भी डिफेंसेस है उनके वो प्रूव करेगा। जनरली जो होता है अपना क्रिमिनल केसेस में अ, एक चलता है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो केस प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है कि आप जो है प्रोसिक्यूशन जो है उसको बिना किसी डाउट के जो है पूरा केस जो है उसका ब्लेम डालना होगा, मतलब उसको पूरा जो है गिल्टी बताना होगा अक्यूज को, ठीक है, कि एक जरा सा भी जो है डाउट ना रह जाए कि जो अक्यूज है उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो इतना ज्यादा जो है ये ग्रेविटी रखता है यहाँ पे कि प्रोसिक्यूशन को पूरा जो है केस अगेंस्ट अक्यूज जो है प्रूफ करना होता है, ठीक है। क्यों होता है ये चीज, ताकि जो है कोई इनोसेंट इंसान जो है उस पे जो है उसको पनिशमेंट ना मिल जाए। इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया गया है कि जो भी इस पे कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, जो भी कंप्लेनेंट है, अगर वो बोल रहा है कि इसने मेरे ऊपर ऑफेंस किया है तो आप जो है प्रूफ करो ढंग से, बिना किसी डाउट के प्रूफ, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि इस इंसान ने जो है कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए कैसे चलता है ये, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब इसके बाद जो है डिफेंस से पूछा जाएगा, उनको बोलेंगे प्लीड गिल्टी करेंगे कि नहीं, उसके हिसाब से वापस जो है अगर वो प्लीड गिल्टी करते हैं तो उनको जो है यहाँ पे कन्विक्शन किया जा सकता है। और अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, उनको अक्विटल भी दिया जा सकता है। अब लास्ट में क्या होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे। पूरा जो केस का जो ब्रीफ है और जितने भी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वो देना चाहता है प्रोसिक्यूशन, सारे जो है डिफेंस का आ गया, पहले प्रोसिक्यूशन का आ गया, फिर डिफेंस ने अपना एविडेंस दिया। अब लास्ट में जो है प्रोसिक्यूशन फिर से जो है अपने स्टेटमेंट पूरे आर्ग्यूमेंट्स रखेगा, और उसका रिप्लाई कौन करेगा, डिफेंस वापस उस चीज का रिप्लाई करेगा फिर से आर्ग्यूमेंट्स में। तो दोनों साइड्स के, दोनों पार्टीज के जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, एंड उसके बेसिस पे जो है जज जो है या मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेंगे, वो जजमेंट देगा, वो एक डिसीजन देगा कि कौन जो है यहाँ पे जो अक्यूज है उनको कन्विक्ट करना है या उनको अक्विटल देना है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरे स्टेजेस ऑफ ट्रायल होता है कि किस तरह से ट्रायल चलेगा। आपका जो है इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट हुआ था, बीच में इंक्वायरी भी देखी गई थी, एंड लास्ट में जो है ट्रायल देखा गया, और उस ट्रायल के भी जो है ये कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अपन ने पीछे जो देखा था इसमें एक और चीज थी, अपन ने देख लिया था वारंट ट्रायल, समन्स में अपन ने देखा कि क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में क्या है उसमें बस बोला कि आपका जो है फॉर्मल चार्जेस फ्रेम वगैरह नहीं किए जाएंगे, वो नोटिस देके बुलाते हैं। अब जो होता है अपना समरी ट्रायल, समरी ट्रायल में क्या बोला कि ये छोटे मोटे केसेस के लिए होता है, जैसे 2 साल से कम के और भी केसेस हैं,
जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत छोटा मोटा सा केस है कि आपको जो है 3 महीने से ज्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है, तो वहां पे कहाँ होता है, वहां पे क्या होता है, समरी ट्रायल होते हैं, वहां पे 3 महीने से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती है समरी ट्रायल्स में। एंड जो है अगर आपको 200 रुपए तक का फाइन लगा है, अगर समरी ट्रायल कुछ किया है आपको फाइन लगाया है 200 रुपए तक का, तो उसका उन्होंने बोला कि इसकी अपील नहीं होगी, ठीक है, आप जो है हायर कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते मेरे पे 200 रुपए का फाइन लगाया गया है, इस चीज की अपील नहीं होती। ये था समरी ट्रायल, ठीक है, तो अपन ने पूरा यहाँ पे सीआरपीसी देख लिया, आईपीसी का ओवरव्यू ले लिया। अब नेक्स्ट जो आता है अपने क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ में जो अपन ने देखा, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1972। इसमें क्या है बेसिकली, किस तरह के जो है एविडेंस एडमिसिबल होंगे, कौन से जो है एविडेंस लिए जाएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, उन्होंने बोला एविडेंस एक्ट के, उनने बोला कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर एट हैंड, ठीक है, उन्होंने बोला ऐसे एविडेंस दो जो उस पर्टिकुलर केस में लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू की उधर उधर के इररेलेवेंट आप जो है एविडेंस लेके आ रहे हो, ठीक है, जो इससे कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर केसेस से, उसी के जैसे जो है एविडेंस आप दो। नेक्स्ट क्या है, उनने बोला कि हियर से एविडेंस जो है वो एडमिट नहीं किया जाएगा। हियर से एविडेंस क्या होता है, जैसे कि एक होता है कि डायरेक्ट एविडेंस, आपने जो है यहाँ पे देखा, आपके सामने कोई यहाँ पे मर्डर करके चला गया, कोई थेफ्ट हो गया, तो आपने जो है यहाँ पे देखा, आप क्या थे, आई विटनेस थे, तो आप डायरेक्टली जो है अपने एविडेंस बता सकते हो कि मैंने इस इंसान को इसको मारते हुए देखा। ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस। दूसरा क्या हुआ, हियर से एविडेंस, कि आपको जो है आप ये चीज किसी और को बताते हो, थर्ड पर्सन को बताते हो, थर्ड पर्सन किसी और को बताता है, या थर्ड पर्सन जो है बताता है कि यार वो जो है मैम ने बताया था कि इस तरह का जो है यहाँ पे मर्डर हो गया था, ये सारी चीजें। तो ये जो है कि आपने खुद नहीं देखा है, किसी और की बातों से आप जो है यहाँ पे एविडेंस बता रहे हो कि उसने आके मेरे को ये बोला था कि हाँ इस तरह का जो है मर्डर हो गया, तो ये क्या है, ये हियर से एविडेंस है। और ये चीज बोला गया है कि एविडेंस एक्ट के अंदर जो है हियर से एविडेंस जो है एडमिट नहीं किए जाएंगे। कुछ सिचुएशंस हैं जब किए जाते हैं, वो एक्सेप्शंस आते हैं, बट जनरल रूल उनका मेन प्रिंसिपल क्या है कि हियर से एविडेंस जो है एडमिट नहीं किए जाएंगे। अब जो थर्ड चीज है, एक और चीज बोला गया है कि जो बेस्ट एविडेंस होगा वो ही लिया जाएगा। जो भी प्राइमरी एविडेंस होंगे, कोई डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है तो डायरेक्ट एविडेंस का पता लगाओ, उस इंसान को देखो, ढूंढो कि जिसने डायरेक्टली ये चीज देखी है, फिर आप हियर से एविडेंस मत लो, ठीक है, हियर से एविडेंस का जो है एक्सेप्शनल केसेस में लिए जाते हैं। तो इस तरह का बोला गया कि जो भी बेस्ट एविडेंस है, जो भी डायरेक्ट एविडेंस है, वो चीज, वो एविडेंस जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आता है, अपन एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, इसमें 167 जो है सेक्शंस हैं, ठीक है। कौन से 3 पार्ट्स हैं, सबसे पहला जो पार्ट है जो सेक्शन 5 से जो है 55 तक डील करता है, वो क्या करता है, वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स बताता है, और व्हाट फैक्ट्स में और मे नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है, क्यों बताएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे पहला प्रिंसिपल देखा था ना कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर केस है ऐसा एविडेंस दो जो थोड़ा इस मैटर से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे पहला पार्ट यही चीज डील करता है कि कौन से फैक्ट्स जो है या कौन सा एविडेंस है वो रेलिवेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, जो कि प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज देखा जाएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड होके। तो वो कौन सा है, पहला पार्ट वो डील करता है। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ रेलिवेंट फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। ये रेलिवेंट तो पता चल गया कि ये चीज फैक्ट तो रेलिवेंट है, ये कनेक्टेड है, पर इसको प्रूफ कैसे करना है वो चीज बताता है सेक्शन 56 से 100 में। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट, इसमें लिखा है बाय हुम एंड इट व्हाट मैनर मस्ट द एविडेंस बी प्रूफ। उसने बोला चलो कैसे प्रूफ करना है ये भी देख ला, पर कौन प्रूफ करेगा, कौन विटनेस होगा, कौन नहीं होगा विटनेस, ये सारी चीजें कहाँ पे बताई है, 101 से 167 के बीच में, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब जो है नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एविडेंस एक्ट में जो है कन्फेशंस आपने बहुत सुने होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह देंगे, ठीक है, राइट, स्टेटमेंट्स देते हैं, एविडेंस देते हैं, तो स्टेटमेंट भी एक पार्ट होता है। तो स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। इन्होंने बोला 2 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक उनने बोला कि एक एडमिशंस होते हैं, और दूसरा बोला कन्फेशंस होते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एडमिशंस होंगे, क्या कन्फेशंस होंगे। तो एडमिशंस जो है उन्होंने बोला कि कोई भी जो है जहां से इन्फर किया जा सकता है, कोई भी स्टेटमेंट जिससे कुछ जो है कुछ एविडेंस जो है इन्फर किया जा सकता है, कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है,
वो क्या है? उन्होंने बोला वो हर एक चीज एडमिशन है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन भी यहाँ पे इंडियन एविडेंस में जो है डिफाइन नहीं है, बट जो है यहाँ पे एक जस्टिस स्टीफन थे, उनने एक डाइजेस्ट की लॉ ऑफ एविडेंस की, उसमें क्या बोला था? उसमें बोला कि कन्फेशन जो है एक ऐसा एडमिशन है विच इज मेड एट एनी टाइम बाय एनी पर्सन हु इज चार्ज विद अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। ठीक है, कोई भी चीज है जनरल भाषा में बोलो कि अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया और आप जाके जो है पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, किसी भी इंसान को, थर्ड पर्सन को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, किसी को भी जाके जो है आप बता रहे हो कि मैंने जो है ये क्राइम कमिट किया है, ये चीज मैं कन्फेस करता हूँ। ठीक है, पूरा क्राइम भी बता सकते हो, कुछ आधा पार्ट भी बता सकते हो। तो ये जहाँ पे अपनी जो है लाइबिलिटी बता रहे होते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज जो है कमिट किया है जिसके लिए मैं चार्ज किया गया हूँ, वो क्या होता है? वो होता है कन्फेशन। ठीक है, तो इनने बोला कि एडमिशन एक बड़ा एम्बिट है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत तरह के होते हैं। उनने बोला कि जो चीज एडमिट किया जा सकता है, जो रेलेवेंट चीजें हैं, वो क्या बन सकती है? वो एडमिशन है। और इसके भी अंदर क्या आता है? कन्फेशन। तो ये हो गया स्टेटमेंट्स, जो कि एक बड़ा एम्बिट है। इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे हो गया एडमिशंस। ठीक है, जो भी आपके रेलेवेंट होंगे चीजें, वो एडमिट किया जा सकता है, वो एज एविडेंस एडमिट किया जा सकता है। और लास्ट क्या है आपका? कन्फेशंस। ठीक है, अब ये जो एक केस है, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ना एक इंसान, एक जो है, एक फादर इन लॉ थे, उनने अपने डॉटर इन लॉ का क्या है? मर्डर कर दिया था। ठीक है, उनके बीच में बहुत जो है लड़ाई झगड़े काफी टाइम से चल रहे होते थे। वो जो है परेशान होके जो भी उनने अपनी डॉटर इन लॉ का मर्डर कर दिया था। और वो बाहर निकलते हैं और बाहर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, किसी भी जन से नहीं बोल रहे हैं, खुद में ही बोल रहे हैं। पर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अच्छा है मैंने इसको मार दिया, जो रोज रोज की जो लड़ाई होती है वो यहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, वो किसी भी इंसान को जाके ये नहीं बोल रहे हो, खुद से ही जो है बाहर निकल के ये स्टेटमेंट देते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कन्फेशन बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, क्या ये एडमिशन है, क्या ये कन्फेशन है, या कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है? तो क्योंकि वो मर्डर से रिलेटेड बात है, तो ये रेलेवेंट तो है, तो ये एडमिसेबल तो है, तो ये एडमिशन तो डेफिनेटली है। पर क्या ये कन्फेशन भी है? तो कन्फेशन कैसे है? ये कन्फेशन है बिकॉज ये जो चीज है, अपने क्राइम के बारे में बता रहे हैं और इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अपन इन्फर कर सकते हैं कि इनने क्राइम जो है कमिट किया है, इनने ही मर्डर किया है। ठीक है, और इसमें जो है ये नेसेसरी नहीं है कि आप किसी जो है थर्ड पर्सन को अपना कन्फेशन दो। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको जो है कन्फेशन किसी थर्ड पर्सन या किसी सेकंड पर्सन को ही जाके बताना होता है। आप जो है खुद में भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो भी क्या है? वो भी कन्फेशन है। कुछ फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन होते हैं। किस तरह के? दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जब आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जाके अगर कन्फेस करते हो कोई बात, आपको ट्रायल में बुलाया मजिस्ट्रेट ने, और आप जो है वहां पे कन्फेस कर रहे हो, या कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पे जाके आप कन्फेस कर रहे हो आपकी लीगल प्रोसीडिंग में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कन्फेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? जुडिशियल। तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है मजिस्ट्रेट के सामने, वो चीज कहलाएगी जुडिशियल कन्फेशन। नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जो जुडिशियल नहीं है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल, जैसे कि आपने जो है किसी का मर्डर किया या कोई चोरी कर ली, ठीक है, कोई भी ऑफेंस किया, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी, आप जो है आप किसी को जाके अपने फ्रेंड को बताते हो, अपने किसी पार्टनर को बताते हो, आप जो है कहीं पे भी किसी थर्ड पार्टी को बता रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या है? वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, और ये भी जो है, ये भी जो है कन्फेशंस के ही उसमें आए जाते हैं, और ये भी एडमिसिबल होते हैं। ठीक है, एक इसका जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कन्फेशंस का, वो क्या है? एक वैलिड कन्फेशन कब बनेगा? जब ये वॉलेंटरीली दिया गया है, मतलब बिना किसी थ्रेट में, किसी ने जानबूझ के, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है सर पे यहाँ पे गन रखी है और आपको बोला है, किसी और ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया, आपने उस चीज को देख लिया, अब वो इंसान जो है आपके पास आके आपके सर पे जो है गन रख के बोल रहा है कि आप जो है यहाँ पे कन्फेस करो, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये जो दूसरा इंसान जो मरा पड़ा है उसका खून मैंने किया है। तो क्या ये एक वैलिड कन्फेशन है? यहाँ पे भी वो कन्फेस कर रहा है, अपने जो है क्राइम बता रहा है कि मैंने जो है एक पर्टिकुलर क्राइम किया है, पर क्या ये एक वैलिड कन्फेशन है?
ये एक वैलिड कन्फेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरली नहीं किया गया है, या आपको किसी फियर या थ्रेट में रख के किया गया है। तो जो भी वॉलंटरली किया जाता है वही कन्फेशन जो है वैलिड होता है, और उसी के बेसिस पे जो है आप कन्विक्शन दे सकते हो। ठीक है। ओके। अब जो है एक बार अपन कन्फेशन और एडमिशंस का जो है डिफरेंस देख लेते हैं। कन्फेशंस और एडमिशंस में क्या डिफरेंस है, पहले तो अपन ने देख लिया कि ये जो है ये जीनस है एडमिशन, और इसकी स्पीशीज क्या है, कन्फेशन। ठीक है। अपन ने देखा कि स्टेटमेंट्स बहुत तरीके होते हैं। अब उसमें से सारे स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि रेलेवेंट हो, तो जो रेलेवेंट स्टेटमेंट्स रहते हैं वो एडमिसिबल होते हैं। और इसमें से भी जो कोई इंसान ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि रेलेवेंट भी है, क्योंकि वो आपके इस पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहे हैं, इस केस के बारे में बता रहे हैं आपको, तो वैसे चीजें एडमिसिबल है। साथ में क्या है कि वो जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो वहां पे कि मैंने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, तो ये चीज क्या है, कन्फेशन है। तो ये जो है सारा ये इसका जीनस है, और यहाँ पे इसकी स्पीशीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कन्फेशन के बेसिस पे जो है आप कन्विक्शन दे सकते हो। ठीक है। ये कैसा है, कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है। मतलब इसके बाद अगर आप कन्फेशन दे दिया ना, अगर किसी ने कन्फेस कर लिया कि मैंने मर्डर किया है, तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट के सामने जो है आपने कन्फेस कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, आपको मजिस्ट्रेट वहीं के वहीं आपको कन्विक्ट कर सकता है उस चीज के लिए। ठीक है, उस ऑफेंस के लिए। तो ये सोल बेसिस बन जाता है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। मतलब इसके आगे जो है अब आपको कोई एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर आप जाके मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर दो कोई ऑफेंस। नेक्स्ट क्या है, एडमिशन। एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, और उसके सोल बेसिस पे जो है कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये क्या होता है, ये स्टॉपल की तरह यूज किया जा सकता है। स्टॉपल क्या होता है कि आपने जो है पहले कोई स्टेटमेंट दिया जो कि एक एडमिशन, एक रेलिवेंट स्टेटमेंट दिया, तो वो एडमिशन हो गया। ठीक है। अब ये जो है आप बाद में इस चीज के लिए मुकर नहीं सकते कि मैंने जो है इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। और अगर आप बाद में चेंज करते हो, तो वो चीज क्या है, एस्टॉपल की तरह यूज किया जाएगा कि आपने जो ये पहले स्टेटमेंट तो इस तरह का बोला था, अब आप पलट रहे हो, तो अब आप पे ही डाउट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वह स्टॉपल की तरह यूज किया जाएगा, पर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जैसे यहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अक्यूज है, ठीक है, वो पहले एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये जो है मर्डर किया है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे डिनाई कर देते हैं कि नहीं मैंने कोई मर्डर नहीं किया था, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मुझे थ्रेट में रखा गया था। तो ये चीज भले कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बनेगी, पर ये स्टॉपल की तरह जो है यूज किया जा सकता है। मतलब आपने इस तरह का जो स्टेटमेंट किया था, तो वो एक रेलिवेंसी रखता है फिर भी। नेक्स्ट क्या है, कन्फेशन हमेशा आपके अगेंस्ट होता है। ठीक है, जो भी कन्फेस करता है उसके अगेंस्ट जाता है वो स्टेटमेंट। और एडमिशन जो है वो कभी आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, और कुछ जो है एक्सेप्शनल केसेस है जब आपके फेवर में भी जा सकता है। ठीक है। तो एडमिशन दोनों तरह का होता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, आपके फेवर में जा सकता है, बट कन्फेशन हमेशा जो है आपके अगेंस्ट दिया जाएगा। ऑल राइट। तो ये जो है मेन कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशंस। जो अपना कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से जो है 30 तक ऑफ इंडियन एविडेंस बताया जाता है, और जो अपने एडमिशंस हैं वो सेक्शन 17 से 31 तक जो है ऑफ इंडियन एविडेंस डील करते हैं। तो आप देख रहे हो कि एडमिशंस के अंदर ही क्या आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है। ठीक है। सो ये जो है अपन ने देखा, अपने जो क्रिमिनल लॉज हैं इसमें अपन ने देख लिया इंडियन एविडेंस, सीआरपीसी और आईपीसी, इन सब के बारे में अपन ने एक ओवरव्यू ले लिया, किस तरह का जो है ट्रायल है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, सारे जो है प्रोसीजर देखा, किस तरह के क्राइम्स होते हैं, किस तरह के ऑफेंसेस जो है क्लासिफाई किए हैं, एविडेंस किस तरह से लिया जाएगा, ये सारे जो है एक ओवरव्यू लिया। अब जो ये लास्ट वाला पार्ट चलता है, स्पेशल क्रिमिनल लॉज। ठीक है। तो बहुत सारे जो है एक जनरल ऑफेंसेस जो है डिफाइन किए गए आईपीसी में, बट इसके अलावा भी जो है कहीं कहीं कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं, कहीं कहीं कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं। तो वो कौन से आते हैं, वो स्पेशल क्रिमिनल लॉ में आते हैं, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, जैसे कि SC ST एक्ट हो गया। ठीक है। और क्या है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगेंस्ट कुछ ऑफेंसेस होते हैं।
तो इस तरह के जो है चीजें कहाँ पे आएंगी, स्पेशल लॉ के अंदर आएगा। और वो कौन डील करता है, स्पेशल लॉ डील करता है। जैसे आर्म्स एक्ट आ गया, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, ये सब बहुत सारी लिस्ट है। ऑल राइट, सो इतना ही था जो अपने सारे क्रिमिनल लॉज हैं जो इंडिया में, एक ब्रीफ में जो इतना आपको जानने की जरूरत थी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।